बच्चों, वी विल बी डिस्कसिंग पेंडिंग एमसीक्यूज फ्रॉम योर मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास पेपर्स। तो बेटा ये आपका जो है मॉक टेस्ट पेपर अगस्त 2024 में जो यानी सितंबर के लिए जो बेटा सेकंड सीरीज थी वो उसका केस स्टडी है पहला। अंशुल मैन्युफैक्चर जो है बेटा उसने 20,000 केजी रॉ मटेरियल परचेज करा 170 पर केजी के हिसाब से। ठीक है बेटा। कह रहे हैं जो डायरेक्ट ट्रांजिट कॉस्ट लगी है वो लगी है 5 लाख की। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस है 3% का। मैन्युफैक्चरर को जो एक्चुअल मिले हैं वो मिले 19,000 केजी और ड्यूरिंग द ईयर 17,600 केजी जो है वो क्या हो गया, कंज्यूम हुआ है। कह रहे हैं जो परचेज प्राइस है उसके अंदर 15% पर केजी जो है वो जीएसटी है जिसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो बेटा अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो मुझे बताना कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो मैं कितनी लेकर चलूंगा। 170 में से मैं 15 माइनस कर दूं तो मैं कह सकता हूँ कि 155 रुपये पर केजी में लेकर चलूंगा। 155 को मैं किससे मल्टीप्लाई करके चलूं बेटा? क्या 20,000 से 155 को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 31 लैक्स आ जाएगा। 5 लाख रुपए बेटा जो डायरेक्ट ट्रांजिट कॉस्ट लगी वो भी ऐड होगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा, 36 लाख रुपए की आपके पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना बनेगा, 36 लाख। अगला पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। चलो बेटा एक बार देखें जरा। बेटा 20,000 जो है केजी परचेज करा था, 3% का नॉर्मल लॉस होता है। तो 20,000 का अगर मैं 3% निकालता हूँ तो वो तो बनता है 600। ठीक है, मीन्स 19,400 मेरी क्वांटिटी होनी चाहिए थी आफ्टर नॉर्मल लॉस। लेकिन मेरी जो क्वांटिटी है वो है कितनी, एक्चुअल में जो रिसीव हुई है वो ही है 19,000 की। तो 400 जो है वो आपका क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, यानी 400 जो है आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 36 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं किससे बेटा, 36 लाख को बच्चों अगर आप लोग डिवाइड करके चलोगे 19,400 से, तो आपके पास बेटा जो रेट आ जाएगा वो कितना आएगा, 185.5 आ जाएगा। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना होगा, 19,000 क्वांटिटी मुझे मिली थी जिसमें से 17,600 अगर कंज्यूम्ड हुआ तो 1,400 की आपकी क्वांटिटी बची। 1,400 को बेटा 185.5 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2,59,700। तो आपका ये आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। कह रहे हैं व्हाट विल बी द कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, हमने अभी निकाली 185.5। कह रहे हैं एबनॉर्मल लॉस कितना डेबिट करके चलोगे, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी हमने बोली 400। 400 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे 185.5 से, तो दिस विल कम आउट टू बी 74,220 बेटा। अगला आपको आ गया बेटा, आजाद लिमिटेड जो है उसकी पर्टिकुलर्स गिवन है। कंपनी ने डिसाइड करा कि वो रिडीम करेगी प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% और बायबैक करेगी 25% इक्विटी शेयर 15 पर शेयर के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू मार्केट वैल्यू 1,000 लाख जो है वो 3,000 लाख के ऊपर बेची है और बैंक लोन रेज करा है। चलो बेटा सबसे पहले वो कह रहा है कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। कैसे निकलेगा बेटा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट एंड लॉस। 3,000 लाख जो है वो कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू इसकी कितनी थी, 1,500 लाख। ठीक है, अब आपने क्या करा है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1,000 लाख वाली चीज बेच दी। अगर 1,000 वाली चीज बेची है, ठीक है, 3,000 उसकी कितने की कॉस्ट थी, 1,500 की। आपने 1,000 लाख वाली की बेच दी, तो कितने का आपने बेच दिया, यानी 2,000 जो है वो आपकी कॉस्ट थी। और आपने बेचा कितने में है बेटा, 3,000 जो है ये आपकी सेल वैल्यू है। तो आपका 1,000 रुपीज का क्या हो गया बेटा, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो 1,000 लाख रुपीज का बेटा प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अवेलेबल होगा आफ्टर फॉर बायबैक आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा बेटा, रिडम्पशन जो आप करके चल रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स की वो प्रीमियम पे करके चल रहे हो। 2,500 लाख रुपए की बेटा आपके प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% प्रीमियम ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्रीमियम का एनी अमाउंट हो जाएगा 250 का। तो 250 का हमारा अगर प्रीमियम है, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे। तो 800 में से बेटा अगर मैं 250 घटा दूं तो बेटा मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी 550 लैक्स। तो 550 लाख रुपए आपका क्या आ जाएगा बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। अगला कह रहा है टोटल अमाउंट कितना ट्रांसफर करके चलोगे सीआरआर के अंदर। अच्छा, सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा बेटा, जो भी आप रिडम्पशन करके चलते हो प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है, आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स वो आप सीआरआर में ट्रांसफर करोगे नॉमिनल वैल्यू। और सेम चीज बायबैक के लिए जितने आप बायबैक करके चल रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स वो आप क्या काम पे ट्रांसफर करके चलोगे, नॉमिनल वैल्यू सीआरआर के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको नए शेयर्स जो है वो आप इशू नहीं करके चल रहे। ठीक है, तो प्रीमियम जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे हैं 2,500 के, वो भी सीआरआर में ट्रांसफर होगा।
और जो आप बायबैक करके चल रहे हो 25% इक्विटी शेयर, 25% इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 8,000 का 25%, यानी कि 2,000। तो 2,000 जो है किसका बेटा, बायबैक वाला, और 2500 जो है वो किसका बेटा, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन वाला। तो टोटल कितना हो गया, 4,500, 4,500 लैक्स बेटा आपका सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है बेटा। चलो, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने क्या बोला है, कह रहे हैं कैश बैलेंस बताओ बायबैक के बाद कितना होगा। चलो बेटा सोचना शुरू करते हैं। बेटा मेरे पास अभी कैश बैलेंस है 1650 का। ठीक है जी। अभी कैश बैलेंस है बेटा मेरे पास 1650 का, चलो यही लिखते हैं। मेरे पास बेटा अभी कैश बैलेंस है 1650 का। मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, तो इन्वेस्टमेंट बेच के मुझे कितना मिला बेटा, इन्वेस्टमेंट बेच के बेटा मुझे 3,000 लाख और मिल गया। ठीक है जी। मैंने रिडम्पशन करी होगी प्रेफरेंस शेयर्स की, तो 2750 मेरा वहां गया। मैंने इक्विटी शेयर्स जो है वो बायबैक करे, तो 15 पर शेयर हो गया। तो 8,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ कितना आ जाता है, 800। 800 का 25% कितना हो जाएगा, 200। और 200 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 3,000। 3,000 जो है वो बायबैक में भी जाएगा बेटा। उसके अलावा बेटा आपने एक बैंक लोन रेज करा हुआ है 2,000 लाख का, तो 2,000 लाख का ये भी आ जाएगा। अब जरा प्लस माइनस करके देखेंगे बेटा इसको कितना आ रहा है। इसको आप प्लस माइनस करोगे बेटा, आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 900 लाख। ठीक है बेटा। तो 900 लैक्स जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्या है बेटा, 1 अप्रैल 2022 को हेलो लिमिटेड जो है उसने अप्रोच करा है एक सॉफ्टवेयर कंपनी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सैप ईआरपी उसके ऑर्गेनाइजेशन पे। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं 25 लाख है और 15 महीने का टाइम लगेगा। कंपनी जो है उसको 1 लाख एनुअली पे करने हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेंटेनेंस के लिए। जो इम्प्लीमेंटेशन वर्क है वो जून 2022 में स्टार्ट हुआ, लेकिन फिनिश नहीं हो पाया 15 महीने में। और इम्प्लीमेंट कब हुआ, मई 2024 में जाके हुआ। अब डिले इन इम्प्लीमेंटेशन के चक्कर में बेटा 2 लाख रुपए का क्या मिल गया, रिफंड मिल गया। कंपनी रिकॉग्नाइज कर रही है इंटेंजिबल एसेट को सितंबर 2023 के अंदर। ठीक है, 15 मंथ्स फ्रॉम जून 2022। 2 साल के बाद कंपनी जो है उसको सैप ईआरपी जो है उसने अपग्रेड करा लिया लेटेस्ट फीचर्स के साथ, और स्पीड जिससे इंक्रीज हो गई। और उसकी कॉस्ट इसको कितने की पड़ी है, फॉर 7 लाख। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी डेट के ऊपर इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बेटा जब डिसाइड करा था क्या, तब नहीं सर। क्या जब इम्प्लीमेंटेशन वर्क स्टार्ट हुआ क्या तब करेंगे, नहीं सर। जब इम्प्लीमेंटेशन वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड, नहीं सर। जब इम्प्लीमेंटेशन वर्क, जब सैप एक्चुअल में इंप्लीमेंट हुआ है बेटा, तब से आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे। ठीक है। चलो, कह रहे हैं एट व्हाट अमाउंट द सैप ईआरपी शुड इनिशियली बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट। बेटा इनिशियली किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करके चले, बेटा 25 लाख रुपए जो है वो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थी, और 2 लाख रुपए का रिफंड आया था किस वजह से, क्योंकि डिले हुआ था। तो 25 लाख में से मैं 2 लाख माइनस कर दूं तो 23 लैक्स आ जाएगा। तो 23 लैक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, इनिशियली आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे। कह रहे हैं जो एनुअल मेंटेनेंस है और अपडेशन एक्सपेंस है उसकी काउंटिंग ऐसे करके चलेंगे बेटा, वो तो P&L में एक्सपेंस की तरह जाना चाहिए। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कह रहे हैं कितना एक्सपेंडिचर इनकर होगा, हाउ द एक्सपेंडिचर इनकर विल बी काउंटिंग फॉर। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बेटा जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के तौर पे। अगला बेटा, विजय लिमिटेड ने बेटा 30 लाख रुपए बोरो करे हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% के ऊपर, और एक मशीनरी परचेज करी 60 लाख रुपए की बोरोड फंड्स को यूज करके। और उसने स्टार्ट करी प्रोडक्शन। उसको 1 साल का टाइम लगा ऑप्टिमम मार्केट क्रिएट करने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। कह रहे हैं कितना बोरविंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के साथ। बेटा क्या कोई बोरविंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने मशीनरी परचेज करी, सीधा रेडी टू यूज है, तो ये जो है ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है तो ये क्या आना चाहिए, आंसर नील। अगला, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एन आइटम्स आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल and goods or services produced and segregated for specific projects should be assigned using following cost formula। कौन सा बेटा कॉस्ट फॉर्मूला लगा के चलेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाला। सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड बाय एन एंटिटी, बेटा ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। ठीक है, तो बेटा ये हमने सीरीज 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बेटा खत्म करते हैं यहाँ पर।
ठीक है जी। सो सीरीज 2 इज ओवर ऑफ सितंबर 2024 अटेम्प्ट एमटीपी सीरीज 2। ये आपके खत्म हो गए बच्चे, चलिए।